हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका अप्रोचेस टू काउंसलिंग। ये यूनिट 3 का डी सेक्शन है। डी सेक्शन के दो पार्ट्स हैं आपके, एक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और एक सेशन आज मैं ले रही हूँ। तो जिन लोगों ने भी अभी तक प्रीवियस के सेशंस को नहीं देखा हो, प्लीज़ उसे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। राइट, अभी जो ये जो सेशन रहेगा यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी अप्रोचेस हैं काउंसलिंग में। लाइक आपका कॉग्निटिव हो गया, बिहेवियल हो गया, है ना, जिसमें अल्बर्ट इलिस के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, पर्सन सेंटर्ड जो काउंसलिंग होती है अप्रोच है उसके बारे में पढ़ेंगे। थ्योरीज क्या है काउंसलिंग की, बिहेवियरिस्टिक, रैशनल इमोटिव एंड रियलिटी थ्योरी। ठीक है, इन सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी जब अप्रोच की बात करते हैं तो सबसे पहले जो अप्रोच है ये क्या है आपकी बिहेवियल अप्रोच। बिहेवियल अप्रोच में क्या होता है, बिहेवियल अप्रोच किस चीज पे फोकस करती है, वो फोकस करती है जो अनवांटेड बिहेवियर्स हैं उसको हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, दिस अप्रोच फोकस ऑन द बिहेवियर चेंजिंग अनवांटेड बिहेवियर्स। अब ये जो अनवांटेड बिहेवियर्स हैं उनको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, थ्रू रिवॉर्ड्स, थ्रू रीइंफोर्समेंट, थ्रू डिसेंसिटाइजेशन। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो जो अनवांटेड जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये जो थेरेपी है पूरी तरीके से इस चीज पे इस बिलीफ पे बेस्ड है कि वो बिहेवियर, मतलब यहाँ पे जो बिहेवियर होते हैं हम कैसे सीखते हैं, एक हम नए बिहेवियर को अगर हम सीख रहे हैं तो किसके रिस्पॉन्स में सीख रहे हैं, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट बिहेवियर इज लर्नड। बिहेवियर क्या है, लर्न किया जाता है किसके रिस्पॉन्स में, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, और कैन बी अनलर्न, उसको मतलब नहीं भी सीखा जा सकता, रिकंडीशंस हो गए, विदाउट एनालाइजिंग द पास्ट टू फाइंड द रीजन। मतलब हम यहाँ पे ये एनालाइज नहीं करते कि पास्ट में मतलब क्या रीजन था जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेवियर उसका हुआ। ठीक है, तो ये क्या है आपका बिहेवियल अप्रोच के अंदर आता है। ठीक, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंपल्सिव, मतलब ये इट ऑल्सो वर्क्स फॉर कंपल्सिव एंड ऑब्सेसिव बिहेवियर। ठीक है, जो हमारा कंपल्सिव बिहेवियर होता है ना, ऑब्सेसिव बिहेवियर्स होते हैं जो हमारा डर होता है, फोबियाज होता है ना, जो जैसे कुछ एडिक्शंस होते हैं। ठीक है, इन जैसे होता है ना कि मतलब हमें किसी चीज का फोबिया हो गया है, ठीक है, तो उस चीज को, ये फोबिया किसकी वजह से होता है, कुछ पास्ट हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे होंगे ना उसकी वजह से होगा। किसी चीज को लेके हमारे अंदर फियर डेवलप हो जाता है तो किसकी वजह से, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। ठीक, तो उसकी वजह से होता है। तो इन सारी ये जो अनवांटेड चीजें हैं, ये जो अनवांटेड बिहेवियर है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब ये हम रिवॉर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर कुछ रिकंडीशंस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंडीशनिंग करके। ठीक, समवन हुज फियर ऑफ जर्म्स लेट्स टू एक्सेसिव वॉशिंग। मतलब किसी को जैसे जर्म्स का फियर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोई भी कपड़ा हो बहुत ज्यादा मतलब उसको वॉश करना स्टार्ट कर देगा। होता नहीं है, मतलब किसी लोग को होता है कि हाँ बहुत ज्यादा मतलब जर्म्स का उनको फोबिया है या फिर डर लगता है, इसी वजह से वो मतलब एक्सेसिव कपड़े को बहुत ज्यादा उसको साफ करते हैं। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है इस स्लाइड में बेसिकली, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिहेवियर चेंजिंग अनवांटेड बिहेवियर थ्रू रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट, डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, एंड ये जो थ्योरी थेरेपी है वो बेस किस पे, बिलीव दैट बिहेवियर इज लर्नड इन रिस्पॉन्स टू पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उसके रिस्पॉन्स पे हम बिहेवियर को यहाँ पे सीखते हैं। ठीक, अब ये जो बिहेवियरल थ्योरी है, ठीक है, थेरेपी है, ऑफन इन्वॉल्व्स द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स स्पेशली फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स टू रीइंफोर्स अ डिजायर्ड बिहेवियर। मतलब यहाँ पे जब हम किसी के बिहेवियर, इस बिहेवियर अप्रोच का जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, लाइक आपके जो दोस्त हैं, आपकी जो फैमिली है, उनके भी कोऑपरेशन की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कोई ड्रग एडिक्टेड बच्चा है, ठीक है, उसके बिहेवियर को हमें चेंज कराना है, इसको ये जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको हमें हटाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके जो आसपास के लोग हैं उनका भी कोऑपरेशन चाहिए, जिससे हम उसको मतलब उसके अंदर जो डिजायर्ड बिहेवियर हम लाना चाहते हैं वो हम ला पाए। ठीक है, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रमाइस दैट प्राइमरी लर्निंग
प्राइमरी लर्निंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो हमारी प्राइमरी लर्निंग होती है वो कहाँ से आती है, हमारे अनुभव से आती है। एंड अप्लाइज लर्निंग प्रिंसिपल टू द एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड बिहेवियर। अब ये जो हमारी प्राइमरी लर्निंग है, मतलब कोई भी हमारी जो प्राथमिक जो लर्निंग होती है वो हमारे अनुभव से आती है। अब इन्हीं लर्निंग प्रिंसिपल्स को हम लोग अप्लाई करते हैं जो हमारे अनवांटेड बिहेवियर्स हैं उसको एलिमिनेट कराने के लिए, समझ रहे हो, उसको हम लोग एलिमिनेट कराने के लिए यही जो हमारे जो एक अनुभव होते हैं उससे जो हम लोग सीख रहे हैं उन्हीं उसी का यूज करके हमारे जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको हम यहाँ पे क्या कराते हैं, एलिमिनेट कराते हैं। द इनिशियल कंसर्न इज टू हेल्प द क्लाइंट, मतलब यहाँ पे जो इनिशियल मतलब मेन चीज ये सिर्फ क्या है, हम जो हमारा क्लाइंट है उसको हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी जो समस्याएं हैं, उसका जो मतलब उसकी जो परेशानी है उसमें उसकी हम मदद करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी बिहेवियर को पहले एनालाइज करेंगे, ठीक है, फिर हम उसका प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर हम गोल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल कंसर्न क्या है, टू हेल्प द क्लाइंट एनालाइज द बिहेवियर, define the problem and select the goals. Behavioral therapy is effective for individual who require treatment for सम शॉर्ट ऑफ बिहेवियर चेंज, मतलब ये जो बिहेवियर थेरेपी है वो इंडिविजुअली, अगर इंडिविजुअल पे हम अप्लाई करते हैं इस बिहेवियर थेरेपी का तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है रदर देन ग्रुप, ठीक है। मतलब लाइक किसी को एडिक्शन हो गया, किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है ना, एंजाइटी डिसऑर्डर हो रखी है, किसी को फोबिया है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है, ठीक। इट कंसंट्रेट्स ऑन हेयर एंड नाउ, किस पे कंसंट्रेट करती है ये, हेयर एंड नाउ पे, समझ रहे, विदाउट फोकसिंग ऑन द पास्ट। ये पास्ट पे देखो, यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, यहाँ पे क्या लाइन लिखी थी ये कि जो हम ये जो बिहेवियर है, ये हमने कोई भी जो बिहेवियर सीख रखा है, ठीक है, वो किससे आते हैं, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके थ्रू आते हैं। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो भी चीजें हुई हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, उसको हमें फाइंड करना हमारा मेन काम नहीं है। हमें अब क्या करना है, जो बिहेवियर है अनवांटेड उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, उसको हमें हटाना है, एलिमिनेट कराना है, ठीक है। द बिहेवियल अप्रोच सेज दैट people behave in the way that their environment has taught them to behave, मतलब ये behavioral approach कहती है कि people जैसा जिसका environment होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो behave करता है, ठीक है, जो जिसको जिस तरह से इन्वायरमेंट मिलता है, मतलब इन्वायरमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें सिखा रहा है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको आप रिवॉर्ड्स दोगे तो मतलब जैसे होता नहीं है, आप उसको कोई भी उसने अच्छा काम किया तो आप उसको प्रेज कर रहे हो, ठीक है, तो वैसे ही उसकी पॉजिटिव बिहेवियर निकल के आएगा। लेकिन वो अच्छा भी काम कर रहा है तो भी आप पनिश कर रहे हो, गलत काम कर रहा है तो भी आप उसको पनिश कर रहे हो, ठीक, तो वहां पे क्या होगा, एक नेगेटिव बिहेवियर वहां पे डेवलप हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मॉडलिंग है, रोल प्लेइंग है, ये भी हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू चेंज द वे द एनवायरनमेंट रीइंफोर्सेस पर्टिकुलर बिहेवियर, है ना, वर्क्स एट अप्लाइंग लर्निंग प्रिंसिपल टू हेल्प पीपल टू लर्न न्यू बिहेवियर, मतलब ये हेल्प करती है पीपल को नए बिहेवियर को सीखने में बाय बिहेवियर एक्सपेरिमेंट, रोल प्लेइंग, है ना, असर्टिवनेस ट्रेनिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नए बिहेवियर को उन्हें सिखा सकते हैं, ठीक। जो बेसिक फिलॉसफी है वो क्या है इसकी, बिहेवियर इज द प्रोडक्ट, मतलब बेसिक फिलॉसफी इस बिहेवियर अप्रोच के पीछे क्या है, वो है कि ये जो बिहेवियर है वो क्या है, प्रोडक्ट है लर्निंग का, ठीक है, हमारी जो लर्निंग है, सीखने जो हम सीख रहे हैं उसका ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। वी आर बोथ द प्रोडक्ट एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द एनवायरमेंट, हम ही प्रोडक्ट है, हम ही प्रोड्यूसर है हमारे एनवायरमेंट के, ठीक है। नो सेट ऑफ यूनिफाइंग assumption अबाउट बिहेवियर कैन इनकॉर्पोरेट ऑल द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर इन देयर बिहेवियर फील्ड, मतलब इसमें कोई भी ऐसी कोई प्रोसीजर्स नहीं है जो इसमें शामिल हो सके, ठीक। ये था बिहेवियर, ठीक। अब इसके मैं मेन की पॉइंट यहाँ पे मैं बस बोल रही हूँ, चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, वैसे मैंने की पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिए, ठीक है। इधर आ जाओ। जब बिहेवियर अप्रोच की बात करते हैं तो बिहेवियर अप्रोच में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं अनवांटेड बिहेवियर को थ्रू रिवॉर्ड्स, रीइंफोर्समेंट, है ना, डिसेंसिटाइजेशन। ये जो थ्योरी है किस चीज पे बेस्ड है, हमारे जो के पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उसके रिस्पॉन्स पे हम क्या करते हैं, हमारी यहाँ पे लर्निंग होती है, ठीक है। ये कैसे जो कंपल्सिव वर्क, ठीक है, जो मतलब इट इज ऑल्सो वर्क फॉर कंपल्सिव एंड जो ऑब्सेसिव बिहेवियर्स होते हैं, फियर्स होते हैं या फोबियाज होते हैं या फिर एडिक्शन होते हैं, ठीक है, इस पे भी ये बिहेवियर थ्योरी काम करती है। ये बिहेवियर थ्योरी इंडिविजुअल के लिए एज इंडिविजुअल
पे अगर अप्लाई की जाती है तो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसमें हमारे जो पीयर्स हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं, उनका कोऑपरेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, प्राइमरी जो लर्निंग होती है वो कहाँ से आती है, यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंसेस से आती है। इसका मेन कंसर्न क्या है, हमारा जो क्लाइंट है उसको हेल्प करना, है ना, हमारा जो क्लाइंट है उसको हेल्प करना। हेल्प करने के लिए हम उसके बिहेवियर को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, गोल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो और इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है, ये बिहेवियर थ्योरी थेरेपी जो अप्रोच है कहती है, जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है उसी से हम लोग सीखते हैं। ठीक है, उसी से हम लोग सीखते हैं, और हम ही लोग क्या है, इस इन्वॉल्वमेंट के प्रोड्यूसर भी हैं और प्रोडक्ट भी है। ठीक है, अब आ जाओ कॉग्निटिव पे। इतनी बातें क्लियर है? कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी पे आ जाओ। जब कॉग्निटिव की बात करते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थेरेपीज, दिस अप्रोच हेल्प पीपल चेंज नेगेटिव थॉट, belief, pattern, behavior so they can manage symptoms and enjoy more productive, less stressful life। ठीक है, मतलब एज अ कॉम्बिनेशन अगर हम इसकी बात करते हैं, जो संज्ञानात्मक है या फिर व्यवहार संबंधी है, जो बिहेवियर थेरेपीज हैं, तो ये जो अप्रोच है वो हेल्प करती है पीपल के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उसने जो मतलब तब अपने दिमाग में जो नेगेटिविटी बना रखी है, उसने जो नेगेटिव बिलीफ है ना, जो उसके पैटर्न्स है, उसको क्या करती है, एलिमिनेट करती है, हटाती है, जिससे वो इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाए, है ना, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, स्ट्रेसफुल लाइफ जी पाए। ठीक, तो सीबीटी का ये जो है सीबीटी, उसको डेवलप किसने किया था, बाय एरॉन टी बेक, एल्बर्ट इलिस, मैग्जी, इन सब का मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में नाम आता है। माइकल मोहने, डोनाल्ड माइकल बेम, डेविड बुर्नस, माइकल मोहन, इन सबका नाम आप याद रख सकते हो, ऑर्थर फ्रीमैन एंड अदर्स। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज अ टाइप ऑफ थेरेपेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, ये कैसा है, ये एक साइकोथेरेपेटिक जो ट्रीटमेंट होता है, जो पेशेंट को दिया जाता है, जिससे हम उसकी फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को क्या कर, मतलब उसका जो फीलिंग है, उसका जो इमोशन है ना, उसका जो थॉट है, उसको हम लोग समझ पाए, जिससे उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। किसी भी कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, उसका जो दिमाग, मतलब उसकी जो फीलिंग्स है, मतलब कैसे वो सोचता है ना, कैसे चीजों को देखता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसकी जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको वो प्रभावित करता है। तो यहाँ पे साइकोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट की तरह ये काम करता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, CBT is commonly used to treat a wide range of disorder। ठीक है, यहाँ पे कई सारे डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है, लाइक आपके यहाँ पे फोबियाज हो गए, एडिक्शंस हो गए, डिप्रेशन हो गए, एंजाइटी हो गया, है ना, एक्सेट्रा। कॉग्निटिव CBT इज अ जनरली शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये कैसा है, शॉर्ट टर्म है। ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड फोकस्ड ऑन हेल्पिंग क्लाइंट डील विद अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मतलब कोई जो भी क्लाइंट है, ठीक है, वो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ जब डील कर रहे होते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए इस थेरेपी का वहाँ पे यूज किया जाता है ना। यहाँ ये जब ये ट्रीटमेंट होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, पीपल जो है, ठीक है, पीपल लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई, है ना, एंड चेंज डिस्ट्रक्टिव और डिस्टर्बिंग थॉट। मतलब हम यहाँ पे वो लोग मतलब क्या सीखते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए कौन से ऐसे डिस्टर्बिंग चीजें हैं या डिस्टर्बिंग जो थॉट हैं, जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। मतलब कौन से ऐसे थॉट पैटर्न हैं जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे बिहेवियर को। इस चीज को इस थेरेपी के थ्रू समझा जाता है यहाँ पे। इट एम्फसाइज ऑन कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड प्राइवेट इवेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो खुद से बात करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, प्राइवेट टॉक होती है, खुद से बात करना कि हाँ ये नेगेटिव चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, ये थॉट पैटर्न आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो मेडिटेशन करना, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। अब आ जाओ रैशनल इमोटिव। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? ठीक, अब आ जाओ रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी पे, जिसे REBT बोलते हैं। ठीक है, एल्बर्ट इलीस ने इसे दिया था, REBT थ्योरी बोलते हैं, REBT थेरेपी बोलते हैं इसको। ठीक, रैशनल इमोटिव जो थेरेपी है इज ऑल्सो नोन एज REBT। दिया किसने था इसे? डॉक्टर एल्बर्ट इलिस ने दिया था। ठीक है, ये कैसी थेरेपी है? इट इज अ टाइप ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कैसी थेरेपी, ध्यान रखना, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। ठीक है, पहले इसे क्या बोलते थे, रैशनल थेरेपी बोलते थे, फिर बाद में इसको रैशनल इमोटिव थेरेपी बोलने लगे। अभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। ठीक
ठीक है। अभी जो रिसेंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, रैशनल इमेटो बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं इसको। इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर एल्बर्ट इलेस ने किया था, ठीक है। ये एक साइकोथेरेपिस्ट थे, ठीक। इन्होंने REBT के बारे में बात की। R मतलब रैशनल, E मतलब इमोटिव, B मतलब बिहेवियर, T का मतलब थेरेपी। रैशनल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी हम कहते नहीं, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कैसे होते हैं, एक रैशनल क्रिएचर होते हैं, है ना। कैसे होते हैं रैशनल, मतलब चीजों को रैशनलाइज कर सकते हैं। कोई भी चीज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उन्हें कुछ भी करना है तो रैशनलाइज तरीके से सोच पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट पीपल रियलाइज दैट व्हेन दे थिंक मोर रैशनली एंड रीजनेबली देयर लाइफ गेट्स गोज बेटर। मतलब ये जो रैशनल है, इसमें क्या होता है, जब लोग किसी कोई भी चीज आगे, जैसे आपको कोई भी चीज करनी है, अगर रैशनली या फिर रीजनली लॉजिक लगा के उसको सोचोगे तो वो आपके लिए बेहतर हो सकती है। इमोटिव मतलब मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड दैट देयर इमोशन आर अफेक्टेड बाय व्हाट हैपेंस टू देम, ठीक है। बहुत सारे लोग का है कि उनके जो इमोशंस होते हैं, जो कुछ भी हो रहा होता है, मतलब उस ऐसा मतलब है यहाँ पे कि हमारे जो इमोशंस हैं वो अफेक्ट करते हैं उनकी जो सोच है, ठीक है। कैसी उनकी सोच है, वो किससे अफेक्ट हो रही है, उनके इमोशन से, उनके इमोटिव से, ठीक है। बिहेवियर, मोस्ट पीपल एक्सेप्ट दैट व्हाट दे डू, मतलब उनका बिहेवियर जो है वो अफेक्ट करता है उनकी फीलिंग को, है ना। मतलब वो कैसे सोचते हैं, है ना, इस चीज को वो अफेक्ट करता है, ठीक है। उनके थॉट पैटर्न को वो अफेक्ट करता है। टी थेरेपी मीन्स ट्रेनिंग देना या फिर टीचिंग, ठीक है। ट्रेनिंग या फिर टीचिंग ये आता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स आपको यहाँ पे याद होने चाहिए, ठीक है। रैशनल में क्या हो गया, पीपल यहाँ पे चीजों को जब भी कोई चीज करते हैं तो रीजनली मतलब रीजन देते हैं, उसका रैशनली थिंक करते हैं। इमोटिव जो उनका इमोशंस है वो इम्पैक्ट करता है उनकी थिंकिंग को। बिहेवियर मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं, जो हम जैसे सोचते हैं, ठीक है, जैसे फील करते हैं वो हमारे बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है। टी का मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग या फिर टीचिंग, ठीक है बात। अब एक सेकेंड, हाँ ठीक है। बेसिक फिलोसफी REBT जो है वो फोकस किस पे करता है, जो इररेशनल बिलीफ है, मतलब क्लाइंट के जो इररेशनल बिलीफ है उनको चेंज करना है हमें, किस में, रैशनल बिलीफ में, समझ रहे हो। यहाँ पे मेन फोकस किस पे होता है, ऑन हेल्पिंग द क्लाइंट चेंज इररेशनल बिलीफ। उनका जो इररेशनल बिलीफ है उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, चेंज कराना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कराना है, चेंज कराना है, रिप्लेसमेंट करना है इलॉजिकल और अनरियलिस्टिक आइडियाज का, किसके साथ, रियलिस्टिक और अडेप्टिव वंस के साथ। इसका हमें यहाँ पे चेंज कराना है। अभी कैसे हो पाएगा, थ्रू डायरेक्ट इंटरवेंशन के थ्रू, या फिर कन्फ्रंट्रेशन हो, मतलब कन्फ्रंट्रेशन हो बाय द थेरेपिस्ट उसके थ्रू। तो बेसिक फिलोसफी में यहाँ पे क्या है, जो भी इररेशनल बिलीव्स हैं इंडिविजुअल्स के, उसको हमें यहाँ पे क्या कराना है, चेंज करके उनको रैशनल की तरफ लेके जाना है, रैशनल बिलीफ की तरफ उनको लेके जाना है। जो भी यहाँ पे इलॉजिकल अनरियलिस्टिक आइडियाज हैं उनको हमें रिप्लेस करना है बाय द रियलिस्टिक एंड अडेप्टिव वंस के साथ, ठीक। कुछ की कंसेप्ट है यहाँ पे, इन्होंने ABCDEF ऐसे करके मॉडल की बात की थी, आगे डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे ABC मॉडल के बारे में बात हुई थी, ठीक। जैसे एलएस है सजेस्टेड दैट पीपल मिस्टेकनली ब्लेम एक्सटर्नल इवेंट फॉर अनहैप्पीनेस। मतलब जो लोग हैं वो ब्लेम करते हैं जो एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं, जिस उसकी वजह से वो मतलब अनहैप्पी है, मतलब अपनी अनहैप्पीनेस के लिए वो एक्सटर्नल इवेंट को जिम्मेदार समझते हैं। He argued that however that it is our interpretation, मतलब हम देखो ये इलस ने बोला कि जो लोग हैं उनका वो मानते हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल इवेंट होते हैं, जो एक्सटर्नल चीजें हैं, जो बाहरी चीजें हैं, वो हमें क्या करती हैं, अनहैप्पी बनाती है। जो हमारी अनहैप्पीनेस का कारण है वो हमारी जो एक्सटर्नल जो बाहरी चीजें हैं वो है, लेकिन वो बाहरी चीजें नहीं है, वो हमारा हम उस इवेंट को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम उसको देख रहे हैं वो है, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे उस चीज को, वो एक्सटर्नल जो भी इवेंट्स हैं उनको हम लोग कैसे देख पा रहे हैं, हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो है दिक्कत यहाँ पे कर रहा है। तो इस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए एक ABC मॉडल दिया था, ठीक। वो ABC मॉडल क्या था, A फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट। ए क्या का मतलब क्या है, एक्टिवेटिंग इवेंट। B क्या है, बिलीफ। C क्या है, कॉन्सिक्वेंस। एक्टिवेटिंग इवेंट कहने का मतलब समथिंग हैपेंड इन द एनवायरमेंट अराउंड यू, है ना। बिलीफ का कहने का मतलब क्या है, यू होल्ड अ बिलीफ अबाउट, मतलब जैसे कुछ इन्वायरमेंट में कुछ हुआ, मान लो आपके आसपास कुछ हुआ, ठीक, आपने उसके प्रति एक बिलीफ सेट कर लिया, ठीक है। उस सिचुएशन से
आपका कुछ अलग बिलीफ होगा, सामने वाले का कुछ अलग बिलीफ होगा, सबका अलग अलग होता है, ठीक है, इंडिविजुअली। तो उस इवेंट के लिए आपने अपना एक बिलीफ सेट कर लिया। अब आता है कॉन्सिक्वेंस। अब जैसा आपने बिलीफ, अगर पॉजिटिव बिलीफ होगा तो पॉजिटिवली उसके कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे, अगर नेगेटिव आपने अपने अंदर सेट कर रखा हुआ है तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द बिलीफ, ठीक है, आपने जो भी बिलीफ को होल्ड कर रखा है अपने माइंड के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। ठीक, ये है आपका एबीसी मॉडल। यहाँ पे ये जो रिलेटिव इमोशन थेरेपी है, assumes that we all are born with a potential for both rational and irrational thinking। मतलब हमारे अंदर, हम सभी के अंदर जन्म से ही रैशनल और इरेशनल थिंकिंग करने की वो जो क्षमता होती है, जन्म से ही होती है, ठीक है। देयर इज अ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल टेंडेंसी टू थिंक क्रुकली एंड टू नीडलेसली डिस्टर्ब ओवर सेल्फ। ह्यूमन आर सेल्फ टेकिंग, सेल्फ इवेलुएटिंग एंड सेल्फ। जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेल्फ टेकिंग होते हैं, सेल्फ इवेलुएटिंग होते हैं और सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। हम रैशनली और इरेशनली, हमारे अंदर पहले से ही, जन्म से ही पोटेंशियल होता है कि हम रैशनल और इरेशनल दोनों तरीके से सोच सकते हैं। वी डेवलप इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स व्हेन वी मिस्टेक सम सिंपल प्रेफरेंसेस। मतलब कभी कभी होता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, हम गलत तरीके से किसी चीज को देखते हैं जिसकी वजह से हम इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। There is a tendency to invent disturbing belief and keep ourselves disturbed through our self-talk. Humans have the capacity to change their cognitive, emotive and behavioral processes। मतलब हमारे अंदर, ये टेंडेंसी होती है कि हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो क्या, जो हमने कोई भी एक बिलीफ बना रखा हुआ है, वो हमारे क्या करते हैं, हमारे थॉट पैटर्न्स को, ठीक है, हमारी सोच को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो और ये जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि उस चीज को वो बदल कर सकते हैं, हमारे जो बिहेवियर प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन के अंदर ये क्षमता होती है, ठीक। तो ये है आपका रैशनल इमोटिव थ्योरी। यहाँ पे जो हमारे वो होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, काउंसलर का काम क्या होता है रैशनल इमोटिव थेरेपी में। अब ये जो काउंसलर्स होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है, ब्राइट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, साइंटिफिक। ये की पॉइंट है, आप ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे RET जो थेरेपी है, ठीक है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर जो थेरेपी है, इसका ये की पॉइंट है। यहाँ पे जो काउंसलर होते हैं कैसे होते हैं, ब्राइट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं और साइंटिफिक होते हैं। अब इनका रोल क्या होता है, काउंसलर एक्टिव होते हैं इस अप्रोच में, ठीक है। यहाँ पे जो काउंसलर का काम होता है वो बिल्कुल एक्टिव होता है। दे एक्ट एज अ इंस्ट्रक्टर हु टीच एंड करेक्ट क्लाइंट्स कॉग्निशन। मतलब उनका वो क्या, एक इंस्ट्रक्टर की तरह यहाँ पे काम करते हैं, जो क्लाइंट का जो कॉग्निशन है, जो उसने अपने दिमाग में जो बिलीफ सेट कर रखा है, उसको वो करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए दे मस्ट लिसन केयरफुली फॉर इलॉजिकल एंड फॉल्टी स्टेटमेंट फ्रॉम द क्लाइंट एंड चैलेंज देयर बिलीफ। ये ध्यान रखना, इसी वजह से जो काउंसलर होते हैं वो केयरफुली सुनते हैं, ठीक है। इलॉजिकल और जो फॉल्टी स्टेटमेंट आते हैं उनके क्लाइंट की तरफ, क्लाइंट से, जिससे वो चैलेंज होते हैं उनके बिलीव्स, ठीक है। The counselor focuses on the thought and people belief of the client, trying to identify those which create problem। जो काउंसलर है, ठीक है, जब भी क्लाइंट उसके पास जाएगा, जो भी इलॉजिकल और फॉल्टी स्टेटमेंट्स वो दे रहा है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, उसके बिहेवियर को वहाँ पे वो समझेगा और उसकी जो बिलीफ है उसको वो चैलेंज करेगा, ठीक है। वो जो इरैशनल बिलीफ है उसको वो क्या करने की कोशिश करेगा, रिमूव करने की वहाँ पे कोशिश करेगा, ठीक। गोल क्या है, जो प्राइमरी गोल है RBT का, इज टू हेल्प पीपल realize that they can live more rational and productive life and to change the way client think by using their automatic thought to reach and core schemata and begin to introduce the idea of schema restructuring। मतलब यहाँ पे जो मेन गोल क्या है इस RBT का, वो वही क्या है कि जो भी क्लाइंट है, जो भी पीपल है, उनको रियलाइज कराना वो एक रैशनल और प्रोडक्टिव तरीके से रह सकते हैं, ठीक है। एक जो हम उनके जो इरैशनल थॉट्स हैं, इरैशनल जो बिलीफ है, वो हटाए जा सकते हैं अगर वो अपने कॉग्निशन का एक बार रीस्ट्रक्चर कर पाए, ठीक है। जो उन्होंने अपने दिमाग में किसी इवेंट को लेकर के जो स्कीमा तैयार कर रखा है, अगर उसे फिर से वो रीस्ट्रक्चर कर दे, फिर से मतलब मॉडिफाई करें उसे, ठीक है, तो उस चीज को हम जो इरैशनल बिलीफ उनके अंदर सेट हो रखा है उसको वहां से हटाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये इधर पे
वन वे ऑफ टीचिंग देम थ्रू ABC, और मतलब यहाँ पे जैसे ABC था, ABC में क्या जो एग्जिस्ट, ये जो टेक्निक है पूरी, ठीक है। वन वे ऑफ टीचिंग देम थ्रू ABC ऑफ REBT, जैसे A क्या है, एग्जिस्टिंग ऑफ फैक्ट, इवेंट, बिहेवियर, है ना, जो एटीट्यूड है इंडिविजुअल का। B क्या है, पर्सन का जो बिलीफ है। C क्या है, जो इमोशनल और बिहेवियर जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, ठीक है। कोई भी इवेंट था, उसने उसके लिए क्या, मतलब कोई भी सिचुएशन था, उसके लिए उसने अपना एक पर्सनल बिलीफ बना लिया। अब उसी बिलीफ के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, इंडिविजुअली उसको रिस्पॉन्स करेगा। फिर यहाँ पे अब नया टर्म क्या आता है, DEF आता है। अब ये D क्या है, डिस्प्यूटिंग इंटरवेंशन है। अब हम क्या करें, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटिंग, मतलब उसकी जो उसने ये जो बिलीफ यहाँ पे सेट कर रखा है, उसको यहाँ पे चैलेंज करें, ठीक है। उसको काउंसलर क्या करेगा, यहाँ पे चैलेंज करेगा, ठीक है, चैलेंज करेगा। ई इफेक्टिव फिलोसफी आफ्टर, उसके मतलब यहाँ पे चैलेंज करने के बाद ई में क्या आएगा, इफेक्टिव फिलोसफी आफ्टर डिस्प्यूटिंग, ठीक। एफ क्या है, अब उसका एक नया सेट ऑफ फीलिंग डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो समझो यहाँ पे क्या था, ABC टेक्निक में हमने क्या पढ़ा कि ए क्या है, कोई आपकी सिचुएशन है ना, कोई आपकी एक सिचुएशन है, आपने देखा, उसके लिए आपने एक अपना बिलीफ सेट कर लिया, उस बिलीफ के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिस्पॉन्स करोगे, ठीक। जब काउंसलर का काम क्या है, इसको डिस्प्यूट करना, मतलब इंटरवेंशन देना, उसने ये उसका ये जो बिलीफ है उसको क्या करना, चैलेंज करना, ठीक। चैलेंज करने के लिए आप उससे इफेक्टिव फिलोसफीज का वो यूज कर सकता है यहाँ पे, जिससे उसका ये जो इरैशनल जो बिलीफ है उसको वो चेंज करके किसमें चेंज करेगा, उसकी न्यू सेट ऑफ फीलिंग्स में, एक नए बिलीफ में वो चेंज करेगा, ठीक है। ये जो इरैशनल बिलीफ उसने बना रखा है, उसको चेंज किसमें करेगा, रैशनल बिलीफ में वो चेंज कर देगा, ठीक। Human beings are largely responsible for creating their own emotional reaction and disturbances। जो human beings होते हैं वही responsible होते हैं कि वो कैसे उनका जो भी इमोशनल रिएक्शन है, ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंस होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो कौन होता है, वो ह्यूमन बींग्स खुद ही होते हैं, ठीक है। जो गोल है इज टू शो पीपल हाउ टू चेंज रैशनल बिलीफ दैट डायरेक्टली कॉज डिस्टर्ब इमोशनल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे जो गोल है वो शो करना कि कैसे ये जो रैशनल बिलीफ है, ठीक है, वो डायरेक्टली कॉज करते हैं डिस्टर्ब इमोशनल कॉन्सिक्वेंस को, ठीक है। द गोल ऑफ REBT थेरेपी ABCD मॉडल इज टू हेल्प, ये लाइन याद रखना। यहाँ पे ये जो ABCD मॉडल है वो क्या करता है, हेल्प करता है क्लाइंट को, जो इरैशनल उसकी जो थिंकिंग है उसको हम रिप्लेस कर पाए रैशनल थिंकिंग के साथ, ठीक है। रैशनल जो इलॉजिकल फॉल्टी स्टेटमेंट है उसको हम लोग रिप्लेस कर पाए रैशनल थिंकिंग, रैशनल के साथ, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के साथ, ठीक। अब ये जो ABCD मॉडल है, सबसे पहले क्या है आपका, एक्टिवेटिंग इवेंट और एडवर्सिटी, मतलब कोई भी इवेंट वगैरह है उसके लिए आपने बिलीफ जो सेट कर लिया, अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, ठीक है, मतलब बिलीफ के अकॉर्डिंग आप इमोशनली जो इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फिर यहाँ पे काउंसलर आता है, ठीक है, डिस्प्यूटेशन ऑफ चैलेंज सेल्फ डिफीटिंग बिलीफ, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे उसकी जो बिलीफ है, ठीक है, उसके बाद जो सेल्फ है उसको यहाँ पे चैलेंज करते हैं। फिर आता है ई इफेक्टिव और कॉन्सिक्वेंस ऑफ चैलेंजिंग सेल्फ डिफीटिंग बिलीफ। अब ये जो IET है, इधर आ जाओ, इसमें टेक्निक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। देखो टेक्निक्स कई सारी हैं, मैंने कुछ ही यहाँ पे मतलब डाली है, पूरी नहीं डाली है, मतलब जो प्राइमरी टेक्निक्स है, टीचिंग हो सकता है, और एक होता है डिस्प्यूटिंग, ठीक है, मतलब विवादित, ठीक है। ये जो डिस्प्यूटिंग है थॉट है, ठीक है, वो 3 फॉर्म में हो सकते हैं। कैसे फॉर्म में, कॉग्निटिव या फिर इमेजिनल या फिर बिहेवियर, ठीक है। कॉग्निटिव, मैं इसको यहाँ पे समझा रही हूँ, समझना, ठीक है। ये जो विवादित चीजें हैं, ठीक है, वो 3 फॉर्म में हो सकती हैं। एक होती है कॉग्निटिव डिस्प्यूटेशन हो सकता है, एक इमेजिनल डिस्प्यूटेशन हो सकता है, और एक बिहेवियर डिस्प्यूटेशन हो सकता है, ठीक। जो पहला सेशन होगा, इन द फर्स्ट फ्यू सेशन, जो काउंसलर है, ठीक है, वो क्या करेगा, टीच करेगा अपने क्लाइंट को, ठीक है, मतलब काउंसलर टीच देयर क्लाइंट द एनाटॉमी ऑफ इमोशंस दैट फीलिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ थॉट नॉट इवेंट। मतलब पहले वो यहाँ पे क्या है, पहला वो टीच करेगा, सबसे पहला काम क्या करेगा, उनको टीच करने का, अपने क्लाइंट्स को टीच करेगा, ठीक है, मतलब बताएगा कि ये जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, वो मतलब क्या होती हैं, ये हमारे जो मतलब ये क्या है,
इमोशंस मतलब जो एनाटॉमी होती है इमोशंस की, ठीक है, दैट फीलिंग्स जो आर अ रिजल्ट ऑफ थॉट, ये जो फीलिंग्स है वो किसके रिजल्ट से, जो थॉट है, ठीक है, ना कि इवेंट, मतलब हमने किसी इवेंट को कैसे परसीव किया है, ठीक है, ये उसका रिजल्ट है, ना कि उस इवेंट का वो रिजल्ट है। एंड द सेल्फ टॉक जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे इमोशंस को। मतलब पहला जो फर्स्ट सेशन होगा वहां पे वो क्या करेगा, टीच करेगा अपने क्लाइंट को, ठीक है, टीच करेगा कि ये जो चीजें हैं, जो जो इरैशनल जो बिलीफ, मतलब जो इरैशनलिटी आई है, थिंकिंग जो हुई है इरैशनल, ठीक है, वो किसी इवेंट की वजह से नहीं है, वो थॉट की वजह से है, ठीक है, जो आपके थॉट है, ठीक है, थॉट मतलब जो आपकी सेल्फ टॉक है उसके कारण है, ना कि इवेंट के कारण है, ठीक। फिर आता है डिस्प्यूटिंग, मतलब यहाँ पे ये 3 फॉर्म में है। एक है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब संज्ञानात्मक जो विवाद होता है, यहाँ पे क्या आ सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है ना, परसुएशन होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। कॉग्निटिव डिस्प्यूटेशन में क्या आते हैं आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आती है, और जो परसुएशन होते हैं ये सारी आती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे सिलोगिज्म्स का यूज कर सकते हो, और डिडक्टिव फॉर्म की रीजनिंग होती है। यहाँ पे किस फॉर्म में रीजनिंग होती है, डिडक्टिव फॉर्म ऑफ रीजनिंग आती है कॉग्निटिव डिस्प्यूटेशन के अंदर। फिर आता है इमेजिनल डिस्प्यूटेशन। अब ये डिपेंड करता है क्लाइंट्स की एबिलिटी पे, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स एबिलिटी टू इमेजिन एंड एक्सप्लोर अ टेक्निक, ठीक है, मतलब वो जो क्लाइंट है वो इस टेक्निक को कैसे एक्सप्लोर करता है, कैसे इमेजिन करता है, उस चीज पे ये डिपेंड करता है इमेजिनल डिस्प्यूटेशन, ठीक है। बिहेवियर डिस्प्यूटेशन इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स बिहेविंग इन अ वे दैट इज अपोजिट ऑफ द क्लाइंट्स यूजुअल वे, मतलब जैसे क्लाइंट यूजुअली बिहेव करता है उसके जस्ट अपोजिट तरीके से अगर आप बिहेव करने लगो, ठीक है, तो वो होता है बिहेवियर डिस्प्यूटेशन। कॉग्निटिव डिस्प्यूटेशन समझ में आया, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग है ना, सिलोगिज्म, ये सारी चीजें आती हैं। इमेजिनल, जो इमेजिनल मतलब जो आपका क्लाइंट है वो कैसे जो इवेंट है उसको कैसे परसीव कर रहा है, कैसे उसको एक्सप्लोर कर रहा है ना। बिहेवियर कहने का मतलब है यूजुअली आप जैसे बिहेव करते हो उसके जस्ट अपोजिट जाके बिहेव करना, ठीक। क्लियर है यहाँ तक बातें, ये आरईबीटी हो गया आपका। अब यह जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है, जब ह्यूमनिस्टिक की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, यूनिकनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, मतलब किस पे ये क्या रिकॉग्नाइज करता है, यूनिकनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। एक मिनट में हाईलाइट करते हैं इसको। यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल को ये रिकॉग्नाइज करता है। इट एज्यूम्स दैट एवरीवन हैज एन इननीट कैपेसिटी टू grow emotionally and psychologically towards the goal of self actualization and personal fulfillment। मतलब ये बोलता है जो इंडिविजुअल है उसके अंदर एक जन्मजात कैपेसिटी है, इननीट कैपेसिटी है, जिससे वो इमोशनली साइकोलॉजिकली ग्रो कर सकता है अपना जो गोल है, गोल की तरफ, ठीक है, कौन से गोल की तरफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और पर्सनल फुलफिलमेंट। ह्यूमनिस्टिक काउंसलर वर्क विद द बिलीव दैट प्रॉब्लम्स आर नॉट, ये लाइन ध्यान रखना, प्रॉब्लम्स आर नॉट कॉज बाय लाइफ इवेंट देमसेल्फ बट बाय हाउ वी एक्सपीरियंस देम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो ह्यूमनिस्टिक के काउंसलर्स होते हैं वो ये मानते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो लाइफ की इवेंट होती है उसकी वजह से नहीं होती, हम कैसे उसको देखते हैं, कैसे उसका जो एक्सपीरियंस है उस इवेंट को लेकर के, ठीक है, उस वो प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। किसी चीज को लेकर के आपका एक्सपीरियंस हो सकता हो कुछ बुरा हो, ठीक है, या फिर किसी चीज को लेकर के आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो, तो वो क्या करती है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम को कॉज करती है। अवर एक्सपीरियंसेस इन टर्न विल अफेक्ट द अफेक्टेड बाय हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्फ, इन्फ्लुएंस सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। हमारे जो एक्सपीरियंस है उस सिचुएशन को लेकर के वो हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज में ही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू काउंसलिंग देयरफॉर इनकरेज द क्लाइंट, या इनकरेज करती है क्लाइंट को टू लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव रिस्पॉन्स टू लाइफ इवेंट कैन लेड टू साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। मतलब ये थेरेपी, जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज हैं वो हेल्प करती है क्लाइंट को कि वो ये समझ पाए जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है लाइफ इवेंट को लेकर के, ठीक है, वो क्या करती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्रिएट करती है, ठीक है, जिससे हमें हम वो डिस्कम्फर्ट जो हो रहा है वो इसी नेगेटिव रिस्पॉन्सेस की वजह से हो रहा है। दिस अप्रोच एम फॉर
फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अवर कैरेक्टर। मतलब ये जो अप्रोच है उसका मेन एम क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस होना, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव एक्सपेक्ट हो हमारे करेक्टर्स को लेकर। ठीक है, हमारी जो भी पर्सनालिटी है उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है हमें दोनों को यहाँ पे एक्सेप्ट करना। ओवरऑल हमारा एम क्या होना चाहिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ह्यूमनिस्टिक काउंसलर देयरफॉर एम टू हेल्प क्लाइंट टू एक्सप्लोर देयर, मतलब जो ह्यूमनिस्टिक क्लाइंट काउंसलर हैं वो अपने क्लाइंट को हेल्प करते हैं जिससे वो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट को एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है, सो दैट उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ वो डील कर पाए आसानी से। अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल रोजर्स डेवलप द मोस्ट कॉमनली यूज ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, मतलब ये जो क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है, ठीक है, ये किसने डेवलप की थी, आपकी कार्ल रोजर्स ने डेवलप की थी। ठीक है, ये एक तरीके की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करती है। द पर्सन सेंटर्ड अप्रोच वॉज, अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट, ये जो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है आपका, ठीक है, ये हाईलाइट करो यहाँ पे, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, ये भी आपका कार्ल रोजर्स ने ही दिया था। ठीक है, ये भी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के कंसेप्ट से ही डेवलप हुआ है। द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो कैसे देखते हैं, व्यू पीपल एज कैपेबल एंड ऑटोनॉमस, ठीक है, विद द एबिलिटी टू रिजॉल्व। मतलब यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी जो दृष्टिकोण है ये बताता है जो लोग हैं वो खुद से सक्षम है। ठीक है, वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिफिकल्टीज हैं, उसको वो खुद से, वो उनके अंदर वो एबिलिटीज हैं, वो खुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें बस अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करना है। ठीक है, जिससे वो एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को जी पाए। कार्ल रोजर्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच में। ठीक है, जो एम्फेसाइज करती है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को, उसके अलावा इंश्योर करती है थेरेप्टिक रिलेशनशिप होता है क्लाइंट के साथ, जहाँ पे वो प्रमोट करते हैं ये की पॉइंट्स है, सेल्फ स्टीम को, ऑथेंटिसिटी को, एक्चुअलाइजेशंस को उनकी लाइफ में। ठीक है, जिससे वो इनकी जो सेल्फ स्टीम है, ऑथेंटिसिटी है, एक्चुअलाइजेशन है, वो एज अ स्ट्रेंथ वो यूज कर पाए अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव तरीके से। अब द पर्सन सेंटर्ड अप्रोच was originally focused on the client being in charge of the therapy, which led to client developing a greater understanding of सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इम्प्रूव सेल्फ कंसेप्ट। मतलब जो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है वो बेसिकली क्लाइंट पे ही फोकस करती है, जहाँ पे वो अपने सेल्फ के बारे में समझते हैं, सेल्फ एक्सप्लोर कर पाते हैं, अपना जो सेल्फ कंसेप्ट है उसको इम्प्रूव करते हैं। द पर्सन सेंटर्ड अप्रोच फोकस ऑन द क्लाइंट, एक सेकेंड, इम्प्रूव approach focuses on, हाँ सही है, the person centered approach focuses on the client being able to develop a greater understanding of self in an environment which allows the client to resolve his or her own problem without direct intervention by the therapist। मतलब वो खुद से सक्षम है अपनी जो प्रॉब्लम है उसके साथ, अपना जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम उनको हो रही है उसके साथ वो डील कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट और आते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो जरा सा, साथ साथ में मैं की पॉइंट आपको बताते हुए चल रही, जिससे क्योंकि लिखे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे पहला यहाँ पे की पॉइंट आप याद कर सकते हो, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच में यहाँ पे किसकी बात की जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है। ठीक है, ये जो अप्रोच है वो कैसे लोगों को देखता है, एक रैशनल तरीके से देखता है ना। यहाँ पे फॉरवर्ड मूविंग होती है। ये पॉइंट आपके एंटी में ऐसी लैंग्वेज में पूछे गए तभी मैं लिख रही हूँ। रियलिस्टिक बीइंग की तरह यहाँ पे ह्यूमन बीइंग काम करता है। ठीक है, रियलिस्टिक बीइंग की तरह। ठीक, बस 2 ही 3 पॉइंट है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है ना, सेल्फ कंसेप्ट को यहाँ पे क्या होता है, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें। अभी यहाँ पे आ जाओ, ह्यूमनिस्टिक इन्फ्लुएंस ऑन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में, मतलब जो ह्यूमनिस्टिक है ये जो अप्रोच है वो इन्फ्लुएंस करता है पर्सन थेरेपी को। पर्सन सेंटर्ड थेरेपिस्ट बिलीव दैट क्लाइंट आर कैपेबल एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, क्लाइंट जो है वो क्या है, कैपेबल है, ट्रस्टवर्दी है, एंड दे फोकस ऑन क्लाइंट्स एबिलिटी टू मेक चेंज फॉर देमसेल्फ। मतलब ये जो क्लाइंट है, ठीक है, वो कैसे हैं, ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, वो फोकस करते हैं क्लाइंट की एबिलिटीज को, जिससे उनकी जो एबिलिटीज हैं उनको में कैसे खुद से वो बदलाव ला सके, इस चीज पे वो ध्यान देते हैं। फिर एक्चुअलाइजेशन एक टर्म है। ठीक है,
मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स डाले हैं ऐसे करके। एक्चुअलाइजेशन पीपल जो हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपने जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसके टुवर्ड्स वो काम कर पाए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या, एक तरीके का डेवलपिंग इन अ कंप्लीट वे, मतलब पूरे कंप्लीट तरीके से, ठीक है, डेवलप करना, ठीक है। इट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन एज इंडिविजुअल वर्क टुवर्ड्स इंट्रिंसिक गोल्स, सेल्फ रियलाइजेशन, फुलफिलमेंट इन्वॉल्विंग ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। तो ये एक्चुअलाइजेशन, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं आपके। फिर आता है कंडीशन ऑफ वर्थ। कंडीशन ऑफ वर्थ क्या है, इन्फ्लुएंस करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, पर्सन का जो सेल्फ कंसेप्ट है ना, पर्सन सेल्फ कंसेप्ट इज शेप्ड फ्रॉम द इम्पोर्टेंट पीपल इन हिज हर लाइफ, ठीक है। मतलब पर्सन, किसी भी पर्सन का जो एक सेल्फ कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो कैसे वो वो उसकी पूरी लाइफ को एक तरीके से शेप करता है। तो कंडीशन ऑफ वर्थ जो है वो किस चीज को रिफर करता है, वो रिफर करता है जजमेंटल एंड क्रिटिकल मैसेज फ्रॉम इंपॉर्टेंट पीपल दैट इन्फ्लुएंस द वे द इंडिविजुअल एक्ट एंड एक्ट टू सर्टेन सिचुएशन। मतलब जो ये कंडीशन ऑफ वर्थ है, ठीक है, वो एक तरीके का जजमेंटल या क्रिटिकल मैसेज है जो पीपल, जो भी लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है, वो उनका जो मैसेज होता है, उनका जो जजमेंट होता है, लाइक आपके जो टीचर ने कोई मतलब जजमेंट दिया, ठीक है, वो क्या करता है, हमारा जो बिहेवियर है, ठीक है, वो हमारे पूरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ना। कुछ इंपॉर्टेंट लोग, उनके जो मैसेजेस होते हैं वो हमारे एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल हैज कंडीशन ऑफ वर्थ इम्पोज्ड ऑन हिम और हेल्प, सेल्फ इमेज इज ऑफन लो। मतलब जब किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर आप एक कंडीशन लगा देते हो, ठीक है, एक कंडीशन जब लगा देते हो तो उसकी जो सेल्फ इमेज होती है वो धीरे धीरे, मतलब उसकी जो खुद की छवि है वो कहीं ना कहीं गायब होने लगती है। वो किसी और तरीके, किसी और की तरह बनने की वहां पे कोशिश करता है, ठीक। Also, if the individual is exposed to overprotective or dominating environment, this can also have a negative impact on self image। मतलब अगर इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव माहौल मिल रहा है या डोमिनेटिंग इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो भी एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उसकी सेल्फ इमेज पे। फुली फंक्शनिंग पर्सन, ये जो फुली फंक्शनिंग पर्सन है इज एन इंडिविजुअल who has ideal emotional health। मतलब fully functioning person क्या है, वो पर्सन जो जिसकी एक आइडियल इमोशनल हेल्थ है। मतलब पूरी तरह से काम करने वाला व्यक्ति क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो आदर्श, मतलब एक आइडियल इमोशनल जो हेल्थ होती है, एक बैलेंस, वो होता है हमारा फुली फंक्शनिंग पर्सन। जनरली द फुली फंक्शनल पर्सन विल बी ओपन। वो जो फुली फंक्शनल पर्सन है वो कैसा होता है, ओपन टू एक्सपीरियंसेस, लिव्स विद अ सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस, ट्रस्ट वर्दी होता है, ट्रस्ट होता है खुद पे, दूसरों पे, है ना। वन ऑफ द मेन गोल ऑफ पर्सन सेंटर थेरेपी इज टू वर्क टूवर्ड्स द, मतलब जो मेन एक इनकी जो पर्सन सेंटर जो अप्रोच है, थेरेपी है, उनमें से एक मेन गोल ये भी है कि जो भी इंडिविजुअल है उसको फुली फंक्शनिंग पर्सन बनाना। फेनोमेनोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है, ये जो अप्रोच है वो किसको बताता है, यूनिक परसेप्शन बाय ईच इंडिविजुअल ऑफ हिज हर ओन वर्ल्ड। मतलब हर इंडिविजुअल का एक यूनिक परसेप्शन होता है दुनिया को देखने का। द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड परसीव ओन वर्ल्ड एंड रिएक्ट इन अ इंडिविजुअल वे, ठीक है। हर इंडिविजुअल का खुद का एक परसेप्शन होता है, एक नजरिया होता है दुनिया को देखने का, वो उसी नजरिए के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है इंडिविजुअली in a unique way। person centered therapy focus on the individual own experience। जो person therapy है वो फोकस किस पे करती है, इंडिविजुअल के खुद के एक्सपीरियंसेस पे। गोल क्या है थेरेपी का, फैसिलिटेट करना क्लाइंट्स का जो ट्रस्ट है, उसकी जो एबिलिटी है, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करना। दिस अलाउज द क्लाइंट टू बी ऑनेस्ट इन द प्रोसेस विदाउट फीलिंग जज्ड बाय द थेरेपिस्ट। टू प्रमोट क्लाइंट सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एस्टीम, एम्पावर करना क्लाइंट्स के चेंज को, to encourage the congruence in the client's behavior and client feelings, to help the people to gain an ability to manage their life and become self actualized। ये क्या है, गोल है इस पर्सन सेंटर थेरेपी को देने के, ठीक है। टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, देखो बेसिकली मेजर टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो तीन ही है यहाँ पे, कॉन्ग्रेंस है, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है, और अनकंडीशनल जो पॉजिटिव रिगार्ड्स होते हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा भी समझा, मैंने डाला है शायद, हाँ ठीक है, तीन है मेजर यहाँ पे, ठीक है।
टेक्निक कुछ टेक्निक्स का यहाँ पे यूज किया जाता है, मतलब थेरेपी इस थेरेपी को एम्प्लॉय करने के लिए पर्सन सेंटर जो थेरेपी है इसमें कुछ टेक्निक का यूज करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं यहाँ पे। ठीक, आप उसमें से कौन सी टेक्निक है आपकी पर्सन सेंटर्ड अप्रोच की? सबसे पहला है आपका कॉन्ग्रेंस, ठीक है। फिर आता है आपका अनकंडीशनल जो पॉजिटिव रिगार्ड है, ठीक है, एक्सेप्टेंस है, ठीक है, इम्पैथी है, रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच में यूज की जाती हैं। ठीक, द काउंसलर एज अ पर्सन इज वाइटल टू पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, मतलब काउंसलर का एज अ पर्सन देखा जाए एक वाइटल रोल होता है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग में। ठीक है, काउंसलर डिस्प्ले करता है किसको? ओपिनियंस को। और जो भी काउंसलर होना चाहिए वो ओपिनियंस होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्पॉन्टेनिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग अपनी कॉपी में हाईलाइट करके लिखिएगा। स्पॉन्टेनिटी होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए और इंटीमेसी होनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स हैं इनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं। ठीक, अब यहाँ पे जब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो टेक्निक है उसका मतलब क्या है? आप अनकंडीशनली, मतलब जो काउंसलर है अपने क्लाइंट को अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लेता है बिना किसी जजमेंट के। ठीक है, बिना जजमेंटल हुए वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट काउंसलर एक्यूरेटली अंडरस्टैंड द क्लाइंट थॉट, फीलिंग एंड मीनिंग फ्रॉम द क्लाइंट्स ओन पर्सपेक्टिव। मतलब क्लाइंट जो भी उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो भी उसके थॉट्स हैं, जो काउंसलर है उसको वो समझ पा रहा है। ठीक है, वो उसके फीलिंग्स के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना। कॉन्ग्रेंस कहने का मतलब क्या है? जो भी हमारा काउंसलर है वो ऑथेंटिक है, जेन्यून है, ट्रांसपेरेंट है क्लाइंट के साथ। ठीक है, याद रहेंगी इतनी चीजें। अब आज रोजर्स ने मेंशन किए थे 6 कोर कंडीशन फॉर पर्सनालिटी चेंज। ठीक है, कुछ 6 कंडीशंस हैं पर्सनालिटी चेंज की। पहला क्या है? 2 पर्सन आर इन अ साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। 2 पर्सन जो है होते हैं, जो 2 पर्सन जो हैं वो साइकोलॉजिकल यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आते हैं। ठीक है, जब हम पर्सन सेंटर काउंसलिंग देते हैं। ठीक है, क्लाइंट इज अ स्टेट ऑफ, जो क्लाइंट है वो किस स्टेट में होता है? इनकॉन्ग्रेंस के स्टेट में होता है। ठीक है, जो क्लाइंट आता है काउंसलर के पास वो कौन सी स्टेट में होता है? इनकॉन्ग्रेंस की स्टेट में होता है। जब काउंसलर इज कॉन्ग्रेंट, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट कौन है? काउंसलर है। ठीक है, वो क्या करता है? एक रिलेशनशिप इन्वॉल्व करता है अपने क्लाइंट के साथ। काउंसलर जो है एक्सपीरियंसेस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द क्लाइंट। अभी हम लोगों ने देखा ये टेक्निक है जो काउंसलर यूज करता है अपने क्लाइंट के लिए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का, जहाँ पे वो बिना किसी जजमेंट के क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेता है। काउंसलर एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब इम्पैथेटिक, यहाँ पे जो इम्पैथेटिक टेक्निक आपने समझा ना वो यहाँ पे आता है। काउंसलर जो है वो इम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग को यूज करेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन और इम्पैथेटिक पॉजिटिव रिगार्ड्स को अचीव, ये 6 कंडीशंस हैं। ठीक है, कोर कंडीशंस हैं जो उसकी पर्सनालिटी में चेंज लाती हैं। ठीक है, और रोजर्स ने दिया था। अब कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे जो हेल्प करते हैं। मेथड दैट हेल्प प्रमोट द काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप, जिसमें एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग होनी चाहिए, है ना, रिफ्लेक्शन होना चाहिए उसके थॉट और फीलिंग्स का, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, पूरी जो उसकी प्रॉब्लम है उसका समराइजेशन होना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रोडक्शंस हैं उसका कन्फ्रंटेशन होना चाहिए, जनरल हो, ओपन लेट, मतलब यहाँ पे जो क्लाइंट है खुद को एक्सप्लोर कर पाए, सेल्फ एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पे, इतनी चीजें क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, है ना? तो क्लाइंट सेंटर जो थेरेपी है, ठीक है, वहाँ पे आप समझ सकते हो इम्पैथी है, वॉर्मथ है, जेन्युइननेस है, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाओ रियलिटी, लास्ट थ्योरी। ठीक है, इस पे रियलिटी देखो, रियलिटी का मैंने यहाँ पे कंटेंट नहीं डाला है क्योंकि मुझे ये एक इमेज मिल गई जहाँ पे आपको एक ही इमेज में सारी चीजें मिल रही थी। ठीक है, इसी मतलब एज अ की पॉइंट की तरह आप इसको लिख लो। पूरी रियलिटी जो थेरेपी है वो पूरा ये एक्सप्लेन कर रही है, ये इमेज। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं, देखो रियलिटी थेरेपी किसने दी थी? विलियम ग्लैशर ने दी थी, सबसे पहले दी थी। जब रियलिटी थेरेपी, ये जो विलियम ग्लैशर थे ये एक साइकेट्रिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। रियलिटी थेरेपी है क्या? अ थेरेपी दैट प्रोवाइड्स वेज टू हेल्प इंडिविजुअल टू टेक मोर कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ एंड सपोर्ट, मतलब इसे चॉइस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो मतलब खुद की जो चॉइस थ्योरी होती है इसको भी बोलते हैं। ऑफ रॉबर्ट बोल्डिंग विच एक्सप्लेन हाउ वी फंक्शन, मतलब रियलिटी जो थेरेपी है वो क्या बताती है, मतलब कैसे जो लोग, मतलब अपनी जो लोग हैं, जो पीपल है, अब
एक इंडिविजुअली अपने जो लाइफ की जो कंट्रोल, मतलब कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जो उनकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कैसे वो कंट्रोल कर पाए चीजों को, ठीक है। मतलब कह सकते हो इट हेल्प्स पीपल टू गेन कंट्रोल ओवर देयर लाइफ बाय सेल्फ इवैल्यूएटिंग देयर बिहेवियर, ठीक है। लिख लो चाहे तो, यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ कुछ एक आध पॉइंट कि एक मिनट, जो ये रियलिटी थेरेपी है वो क्या करती है, हेल्प करती है पीपल को, हेल्प्स पीपल गेन कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स बाय सेल्फ इवेल्युएटिंग, अपने बिहेवियर को खुद से इवेल्युएट करके वो अपने बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पहला पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लो यहाँ पे, ठीक। और हाँ, जब इवेल्युएट करेंगे तो क्या करेंगे, एक राइट डिसीजन को चूज करेंगे, ठीक है। चूजिंग राइट डिसीजन विच मीट्स देयर नीड्स, जो उनकी नीड्स को मीट करे, विच मीट्स देयर नीड्स, ठीक है। अब ये जो नीड है वो भी दो तरीके की, मतलब दो बेसिक नीड है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। दो बेसिक नीड कौन सी है यहाँ पे, टू बेसिक नीड्स, अभी मैं इमेज में भी दिखाती हूँ। टू बेसिक नीड्स है, पहला क्या है, टू लव, है ना, टू लव एंड टू बी लव्ड। दूसरा टू फील वर्थ, ये बेसिक है, ठीक है, ठीक, याद रहेगा। अब आ जाओ इधर, तो ये क्या है, आपकी रियलिटी थ्योरी है, ठीक है। अभी 5 जेनेटिकली इनकोडेड नीड्स होती हैं यहाँ पे, सर्वाइवल है, लव एंड बिलोंगिंग है, पावर है, फ्रीडम है, फन है, ठीक है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। और गोल क्या है, टू हेल्प क्लाइंट बी कनेक्टेड रिकनेक्टेड विद द पीपल दैट सेटिस्फाई देम एंड टू कंसिस्टेंटली लिव इन अ क्वालिटी वर्ल्ड और अ प्लेस वेयर दे वांटेड टू लिव, जहां वो रहना चाहते हैं, ठीक है। इसे चॉइस थ्योरी भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एम्फेसाइज करता है चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, रिजेक्ट करता है ट्रांसफेरेंस को, कीप द थेरेपी इन द प्रेजेंट, अवॉइड करता है जो फोकसिंग ऑन द सिम्टम्स, चैलेंज ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ द मेंटल इलनेस, ठीक। यहाँ पे एक सिस्टम का यूज किया जाता है या फिर कह सकते हो टेक्निक का यहाँ पे यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं, WDEP, ठीक है। W मतलब वांट्स एंड नीड, D का मतलब डायरेक्शन एंड डूइंग, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, E का मतलब सेल्फ इवेल्युएटिंग एंड P का मतलब प्लानिंग, ठीक है। W डेप्थ सिस्टम का यूज किया जाता है यहाँ पे रियलिटी थ्योरी में, वांट एंड नीड्स, डायरेक्शन एंड डूइंग, सेल्फ इवेल्युएशन एंड प्लानिंग, ठीक है। टू कैप्चर द एसेंस ऑफ गुड प्लान, ठीक है, एक गुड प्लान बनाने के लिए रियलिटी थेरेपी में एक हम सामिक करके का यूज करते हैं, ठीक है। सामिक का यूज करते हैं, सामिक का मतलब वो जो प्लान है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए और कंट्रोलेबल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट्स को ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा अब ये जो सर्वाइवल है, ठीक है, जो ये 5 बेसिक नीड है आपकी इस चॉइस थ्योरी की, सर्वाइवल हो गया, लव एंड बिलोंगिंग हो गया, पावर हो गया, फ्रीडम हो गया और फन हो गया। जो बेसिक जो नीड होती हैं वो दो होती हैं आपकी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, टू लव एंड टू बी लव्ड एंड टू फील वर्थ, ठीक है, याद रहेगा। W डेप्थ सिस्टम का यहाँ पे यूज होता है, बस इतनी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे और लिख सकते हो यहाँ पे, ये जो रियलिटी थेरेपी टेक्निक है, मतलब यहाँ पे जो टेक्निक का यूज होता है वो कैसी होती है, एक्शन ओरिएंटेड टेक्निक होती है। यहाँ पे हम एक्शंस करते हैं, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड टेक्निक, ठीक है, जहाँ पे हम WDEP सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो WDEP सिस्टम मैंने बताया यहाँ पे, है ना, W मतलब वांट, D मतलब डूइंग एंड डायरेक्शन, E मतलब इवैल्यूएशन, P मतलब प्लानिंग। अब ये जो प्लानिंग है ना, ये जो प्लानिंग है यहाँ पे ही हम लोग, अब ये जो प्लानिंग है ना वो कैसी होनी चाहिए, सामिक मतलब SAMIC, सामिक,
सैनिक मतलब सिंपल, अटेनेबल, मेजरेबल, है ना, इमीडिएट एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो पूरा चार्ट है ना, ये पूरा आपका की पॉइंट दे रहा है आपको। ठीक है, इसलिए मैंने इसका कंटेंट डिटेल में नहीं डाला, क्योंकि ये इतना सफिशिएंट है अपने आप में यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे अब आपका ये यूनिट 3 का डी सेक्शन पूरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने इधर आ जाओ, ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, मतलब यूनिट 3 मैंने पूरा आपका डिटेल में करवा दिया है। ठीक है, अगर किसी को लगता है कोई एक आध पॉइंट छूट गए हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है ना। मैंने कोशिश की है, मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे कवर करूँ, बट स्टिल अगर किसी को लगे कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में, उसे मैं नेक्स्ट सेशन में लेने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी अप्रोचेस भी हो चुकी हैं पूरी। ठीक है, यूनिट 3 का ए सेक्शन, जस्ट अ सेकेंड, यूनिट 3 का ए सेक्शन कंप्लीट हो चुका है हमारा, यूनिट 3 का बी सेक्शन हो चुका है, यूनिट 3 का सी सेक्शन हो चुका है, और यूनिट 3 का डी सेक्शन आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पूरा डिटेल में हो गया। ठीक, इसके अलावा मैंने आपका और जो यूनिट है, मतलब हम लोगों ने, मैंने ये जो चैनल है इस पे मैंने यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक पूरा डिटेल में कंसेप्ट करा रखा हुआ है आप लोग को। ठीक है, तो जिन लोगों ने देख रखा है उनके लिए तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, ठीक है, यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबको मैंने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर दिया है आपको। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो यहाँ पे मिस हुआ है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सभी को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो वो प्लीज जाके इसको देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने एक अलग से बना दी है, उसके अलावा मैंने कम्युनिटी टैब पे भी शेयर कर रखा है, टेलीग्राम पे भी पूरा लिंक शेयर कर रखा है, वहां से भी आप जाके देख सकते हो। ठीक, एक सेशन मैंने आज लेने के लिए और बोला था, जहाँ पे हम लोग उड़ीसा का जो एसएसबी का प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको डिस्कस करने वाले थे, बट अभी इतना टाइम बचा नहीं कि मैं एक सेशन और रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो उसे मैं कल के सेशन में करूँगी। ठीक, अब जो आगे हम लोग करने वाले हैं वहाँ पे देखो, मेरे पास जितने भी पेपर है, लाइक आपका सेट के जो भी जेके सेट हो गया, एमएच सेट हो गया, उड़ीसा का एसएसबी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए आपके, बीएचयू के जो रेट के एग्जामिनेशन होते हैं पीएचडी वाले, है ना, जितने भी पेपर 2 के, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कंटेंट आपका कंप्लीट है, आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, जिसको नहीं मिल रहा है मुझे मैसेज करके बोल दो। ठीक है, मैं उसको लिंक वहां पे दे दूंगी और आपको प्लेलिस्ट में जाके सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक, तो अभी हमें 10 से 15 दिन, ठीक है, 10 to 15 डेज मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी। समझ रहे हो, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ये आपको नहीं देखना है कि ये कौन सा है, मतलब सेट का आप पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, एसएसबी का पेपर नॉन लेक्चरर वाला डिस्कस कर रहे हैं, या फिर जेके सेट का डिस्कस कर रहे हैं, है ना, या फिर बीएचयू का रेट का डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, ये आपको नहीं देखना, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में। आप सब कुछ पढ़ लो, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया तो सब कुछ पढ़ना आपका यहाँ पे बेकार हो जाएगा, ये समझ लेना। समझ रहे हो, कि इसीलिए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी क्या करना है, 10 से 15 दिन सिर्फ हम लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, देखो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके सीरीज यहाँ पे नहीं ला रही हूँ, लेकिन आपको मैं पहले से यहाँ पे बता दे रही हूँ, जितने भी अब से मैं यहाँ पे सेशंस डालूंगी, मतलब जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी वो सारे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में होंगे। मतलब पेपर 2 जो एजुकेशन में पूरा जो कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे वो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, कल से, आज ही से मुझे करना था, बट वो आज नहीं होगा, वो कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक, तो ये मत सोचना कि हाँ ये उड़ीसा का एसएसबी का हम प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं या फिर बीएचयू का डिस्कस कर रहे हैं तो हमें इसको नहीं देखना है। नहीं, आपको देखना है, उसको भी देखना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। या तो आप जाके बाहर से बुक खरीद के लेके आओ, तो बुक खरीदने से बेटर ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, या फिर कोई जो नया कंसेप्ट है उसका मैं डिटेल भी यहाँ पे करा दूंगी आपको। ठीक है, तो 10 से 15 दिन, मतलब ये भी कह सकते हो कि आपका ये आधा जो सितंबर होगा वहां पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस को अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डिटेल में सारे यूनिट का कंटेंट बना रखा हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके उसको देख सकते हैं। और अब जो लोग जिनने पहले से पढ़ रखा हुआ है वो क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे
डिस्कस करेंगे। मतलब हम सिर्फ ये जो पूरा महीना रहेगा ना, सिर्फ यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पूरा सितंबर सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैराथन सेशन करेंगे, ठीक है। आप जब एक बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे ऑनेस्टली, ये नहीं सिर्फ क्वेश्चंस को देखा और बस टिक करके चले गए, नहीं, ऑनेस्टली आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ऑनेस्टली क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, देखना है कितने क्वेश्चंस आपके इसमें से सही हो रहे हैं, ठीक है। तो जब आप मैराथन सेशन करोगे ना, उसमें देखना आपको खुद को लगेगा कि हाँ कितना सारा मैंने पढ़ के रखा हुआ है और मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये मैराथन सेशन, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसको कराने के बाद ही मैं ये मैराथन सेशन कराऊंगी हर यूनिट का, ठीक है, जो 2-2 घंटे का मैराथन सेशन रहेगा, ठीक। तो कल से सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैं अभी से बता दे रही हूँ, ये मत देखना कि जो टाइटल है, टाइटल में क्या पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना, समझ रहे हो, ठीक। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होंगे, आप लोग को हेल्प कर पा रहे होंगे बहुत। मैंने कोशिश की है जितना ऑथेंटिक कंटेंट हो सकता है उतना ऑथेंटिक कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। एक जैसे पैकेज कोर्स में होता है डिटेल में एक पढ़ाना, ठीक है, वैसे मैंने कंटेंट देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अगर मेरे एंड से इतनी चीज़ें हैं तो आप लोग भी अपने एंड से कोशिश करोगे, एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे और डेली का डेली रिवाइज करोगे। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें गायब हो जाएंगी, फॉर श्योर गायब हो जाएंगी, ठीक है। रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, बस इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। अगर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो लोग देख रहे हो वीडियो को उसको लाइक भी करिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एंड जो लोग भी टेलीग्राम पे अभी तक नहीं ऐड हो तो प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें दे रही हूँ, जो लोग वहाँ पे ऐड है वो ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। वो आपकी सिर्फ नेट में ही नहीं, अदर और भी अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे भी वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करेगा ही करेगा। और जो कुछ भी मैंने एक पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर की है, ठीक है, जैसे कमीशंस हैं, ठीक है, उसकी एक पीडीएफ मैंने शेयर की हुई है, ठीक है, तो वो भी आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक। सो जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।